मैं जहाँ हूँ वहाँ बड़ी टेक कंपनियाँ नहीं हैं। इस वक्त नॉर्थ दिल्ली के एक बाजार में खूब चहल पहल है। पिछले साल दुनिया में 139 करोड़ फोन बिके। इस दौरान करीब 5 अरब मोबाइल फेंके भी गए। लेकिन यहाँ इस कचरे का समाधान मिल सकता है। मैं दिल्ली के एक ऐसे बाजार में हूँ और शायद ही कुछ ऐसा हो जो यहाँ न मिलता हो। ऐसी जगह अब नहीं दिखती जहाँ लोग किसी भी औजार से किसी टूटी चीज की मरम्मत कर दें, क्योंकि चीजों के उत्पादन में आ रहे बदलावों से ये बाजार भी बदल रहे हैं। पहले आईफोन 4 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। उस हिसाब से बंदे यूज करते रहते फोन। और चूंकि लोग मरम्मत कराने के बजाय नया फोन लेना पसंद करते हैं, तो हमारे तमाम जहरीले कचरे का अधिकांश हिस्सा इस ई कचरे का है। यही हाल पूरी दुनिया का है। लिहाजा बहुत सारे लोग अब इस रिपेयर वाली मानसिकता में लौटने लगे हैं। भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाए रखने के साथ साथ ये सहूलियत भी बनाए रखना चाहता है, खराब चीजों की मरम्मत कराने की सहूलियत। दिल्ली में मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास 4.5 साल पुराना फोन है। स्मार्टफोन के लिहाज से ये लंबी मियाद ही कही जाएगी। मैंने भी ठानी हुई है कि देखते हैं कि ये फोन कब तक चलता है। मैं लापरवाह भी रही हूँ और इसका डिस्प्ले पूरी तरह खराब कर चुकी हूँ। इसी मॉडल का नया फोन 30,000 का है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या फोन की मरम्मत कराना ठीक भी है या नहीं। इसका लगेगा 12,000 का खर्चा है। 12,000। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि 1/3 दाम देना ठीक है या नया फोन खरीदना जिसमें ज्यादा बैटरी और मेमोरी हो। शोरूम ने 16,000 बताए थे, जो फोन की आधे से ज्यादा कीमत है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं अलग अलग जगहों से रेट पता करूंगी। ये असंगठित इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ये ग्रे एरिया है। यहाँ कुछ दुकानदार अधिकृत डीलर हो सकते हैं, पर हर कोई टैक्स नहीं देता। कैसा स्टार्ट किया आपने ये काम? देख के सीखो। उन्होंने मुझे बताया कि सामने या आड़ में जो भी सौदा पड़ता है, वे उस आधार पर सस्ती सेवाएं दे सकते हैं या कुछ जुगाड़ देखेंगे। ओरिजिनल इसकी मैम 12,000 रुपये होगी, 7,000। और ये कॉपी मतलब कॉपी स्क्रीन कुछ गारंटी के साथ आती है कि नहीं? ओरिजिनल भी गारंटी के साथ नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि सबने अलग अलग रेट बताए, यानी कोई ऐसा पैमाना नहीं है। आपको मोलभाव करना ही होगा और सबसे सही कीमत देखनी होगी। इसमें काफी समय लग जाता है। मैं इस पर अभी और सोचना चाहती हूँ। भारत में चीजें बदलने के बजाय उनकी मरम्मत कराने का लंबा इतिहास रहा है। बहुत सारे नुक्कड़ों पर मोची या दर्जी होते थे, जिनकी सही की हुई साड़ी परिवार में पीढ़ियों तक रहती थी। पर कुछ खास हुनर वाले पेशे भी हैं। ये दुकानदार चेन ठीक करने में उस्ताद हैं। 1990 और 2000 के दशकों के आर्थिक बूम ने इस संस्कृति को पूरी तरह बदल डाला। लोगों की जेब भारी होने लगी और चीजें सस्ती होने लगीं। लोग ज्यादा खरीदारी करने लगे। एक और बदलाव भी आया। भारत अल्ट्रा डिजिटल हो गया। अब हर तरह के भुगतान ऑनलाइन होते हैं। रिक्शे से लेकर नारियल पानी तक फोन रखना अब अनिवार्य है। भारत में फोन इतने सस्ते और सुगम हैं कि यहाँ बिस्तरों, गद्दों या कुर्सियों से ज्यादा लोगों के पास फोन हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भारत में मरम्मत के कल्चर से दूर हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां रिपेयर की इजाजत नहीं देती। आरोप है कि गैजेट बनते ही आखिर में फेंकने के लिए हैं। इन्हीं वजहों से भारत में ई कचरा बेशुमार बढ़ता गया। विकास और संपन्नता की कहानियों वाले ज्यादातर देशों में ऐसे ही नतीजे दिख रहे हैं। इस कचरे का थोड़ा सा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अंत यहाँ होता है। देश में ई कचरे का सबसे बड़ा बाजार। यहाँ रोज ट्रक भर भर कर इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ आता है और लोकल दुकानदारों के हवाले कर दिया जाता है। ये लोग उसे छांटते हैं और उसके पुर्जे रिसाइकिल करने वालों या दूसरे कबाड़ियों को बेच देते हैं। कमोबेश हर जगह ई कचरा पड़ा है। वो देखिए, यहाँ उसे तोड़कर देखा जाता है कि कोई कीमती चीज मिल जाए। ऐसी इनफॉर्मल डंपिंग ने बारिश के पानी के लिए बनी इन नालियों का ये हाल कर दिया है। पानी बहने की जगह ही नहीं बची है। हमने बहुत सारे लोगों, खासकर बच्चों को कीमती सामान बीनते देखा। ई कचरे में लेड, कैडमियम या बेरिलियम से त्वचा रोग होते हैं। साथ ही लिवर की दिक्कतों और दिमाग के विकास से भी इनका सीधा संबंध है।
नवजात बच्चों में भी ये बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, कोई भी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं था। मैं रासायनिक प्रदूषण के शोधकर्ता सतीश सिन्हा से मिली और पूछा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। So both on the production side or उत्पादन या उपभोक्ता दोनों ही पक्षों की ओर से कुछ समायोजन करने होंगे। उत्पादकों को देखना होगा कि वो अपने उत्पाद कैसे बेहतर डिजाइन करते हैं। मान लीजिए आप ऐसा सामान बनाते हैं जो अपनी प्रकृति में मॉड्यूलर हो, लेकिन आज आप एक उत्पाद फेंक रहे हैं क्योंकि आप मरम्मत नहीं करा सकते। दूसरी बात खपत कम करने की है कि अगर आप अपने उत्पाद को ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो लंबे समय तक चलें, तो मैं उन्हें फेंकूंगा नहीं और मैं कचरा कम पैदा करूंगा। तीसरी बात, हमें मरम्मत के काम और चीजों के नवीनीकरण की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। कानूनन इसकी इजाजत भी है। मसला यही है कि हम इसे प्रोत्साहित कैसे करें। मेरे ख्याल से अभी हम ये रास्ता नहीं निकाल पाए हैं। I think that we have not been able to break through. इस तीसरे मुद्दे पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 2023 में एक पोर्टल खोला गया। अब तक करीब 50 कंपनियों ने इस पर सहमति जताई है। इनमें खेती के उपकरण, उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। मैं इसके प्रभारी रोहित कुमार सिंह से मिली। वे उपभोक्ता मंत्रालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर किसी उत्पाद की मरम्मत या नियमित रखरखाव की ज़रूरत है तो ये महंगा नहीं होना चाहिए, आसानी से सुलभ होना चाहिए और कंज्यूमर इकोसिस्टम में तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम एक साथ रखकर राइट टू रिपेयर के ढांचे पर काम कर रहे हैं। इसके तहत मरम्मत कैसे होगी, इसकी जानकारी के अलावा सस्ते और मूल पुर्जे मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। जून 2025 तक तमाम चार्जर USB-C होंगे। ऐसी व्यवस्था लागू करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। हम कारोबार में आसानी की राह में आड़े नहीं आना चाहते। आप जानते हैं कि ये बहुत पेचीदा है। एक ओर आप भारत में ज्यादा व्यापार चाहते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा विदेशी निवेश चाहते हैं, तो इसके लिए आप चीजें सहज और व्यवस्थित रखना चाहते हैं। लेकिन आपको ग्राहकों के हितों की रक्षा भी करनी है, पृथ्वी को भी बचाना है। ये चीजें एक दूसरे से टकरा सकती हैं। फिलहाल एक प्रमुख समस्या है। ये फ्रेमवर्क स्वैच्छिक है। इसने अभी तक संसद का मुंह तक नहीं देखा है और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है। जोंगवे दुनिया बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर हैं। राइट टू रिपेयर के मामले में उन्होंने भारत का हाल देखा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि संसद इसे पास ही ना करे, है ना? ऐसा मुमकिन है। ये इसलिए संभव है क्योंकि याद रखिए, हम यहाँ उत्पादक समूहों के भी हितों की बात कर रहे हैं जो भारत में काफी ताकतवर हैं। 2010 में कटारिया केस आया था, उसमें एक फैसला हुआ था। उस केस में शमशेर कटारिया नाम के वकील ने 14 कार निर्माताओं को अदालत में खींचा था। वे कंपनियां कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मरम्मत की इजाजत दे रही थी। कटारिया ने तर्क दिया कि इन कंपनियों ने पुर्जों के बाजार पर एकाधिकार जमा लिया और अपने वर्चस्व का बेजा फायदा उठा रही हैं। कार निर्माताओं ने अपना पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि अगर हम कुछ खास टूल लोगों को, ग्राहकों को दें या लोगों को अपनी कारों या उन सामानों की मरम्मत कराने दें, तो इससे बौद्धिक संपदा के हमारे अधिकार प्रभावित होंगे। उस मामले में कोर्ट ने कंपनियों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि वे ग्राहकों को उनकी पसंद या वहन क्षमता के आधार पर कहीं भी जाने की छूट दें। दिक्कत यह है कि अगर आपके बाजारों में बौद्धिक संपदा का सम्मान नहीं होगा तो आप उस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को बाजार में उतरने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। यहाँ तक कि वे बाजार छोड़कर भी जा सकती हैं। वे कहेंगी कि हम इनोवेशन की प्रेरणा खो रहे हैं क्योंकि राइट टू रिपेयर की वजह से हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार तो सुरक्षित ही नहीं हैं। ऐसा विरोध पहले भी हो चुका है, यहाँ तक कि USB-C चार्जर के सामान्य से नियम के खिलाफ भी। एप्पल ने भारत में ये कहते हुए छूट या थोड़ा समय मांगा था कि उसे उत्पादन के अपने लक्ष्य पूरे करने में कठिनाई होगी। लेकिन रिपेयर के पक्ष में आर्थिक दलीलें भी हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में लगने वाली अधिकांश सामग्री का हिसाब किताब नहीं है। इनमें लिथियम जैसे अहम संसाधन भी हैं जिनकी भविष्य में हमें बहुत ज़रूरत होगी, तो इनका राष्ट्रीय महत्व बहुत बड़ा है।
कई देश इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संसद ने कदम बढ़ाया और यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों में राइट टू रिपेयर को मजबूत करने के पक्ष में जोरदार मतदान किया। कुछ देश तो नेशनल रिपेयर फंड से रिपेयर वाउचर भी दे रहे हैं। फ्रांस ने एक ऐसा सूचकांक तैयार किया है जो बहुत सारे उत्पादों के लिए व्यवस्था बन सकता है। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स यानी मरम्मत सूचकांक, वैसा ही जैसा फ्रिज की ऊर्जा कुशलता दिखाने में काम आता है। इससे ग्राहक मजबूत होंगे। अमेरिका भी ज्यादा पीछे नहीं है और ऐसे फैसले भारत जैसे देशों में तो प्रभाव डालेंगे ही। कुछ उत्पादों के पास ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसलिए वे दुनिया भर के लिए उत्पादन करते हैं। इस मामले में दुनिया को साथ आना होगा, जो मुश्किल काम है, लेकिन हम यूरोपीय संघ के साथ भी जुड़े हैं। वे एक निश्चित तारीख से इसे शुरू कर रहे हैं और इसे अनिवार्य बना रहे हैं। हमने उनके 6 महीने बाद का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि भारत में मरम्मत का घरेलू बाजार सालाना $20 अरब और रिफर्बिश सामान का घरेलू बाजार सालाना $5 अरब का है। इसीलिए स्टार्टअप कंपनियां जोर शोर से अपनी यूनिट खड़ी कर रही हैं। बेंगलुरु में CTDI और नोएडा में गैजेट वुड इसके उदाहरण हैं। ये ग्राहकों, कंपनियों और कंपनी में रोजगार पाने वालों सबके लिए फायदे का सौदा है। इससे कंपनियों का रिपेयर नेटवर्क बढ़ता है, ग्राहकों को फायदा है कि चीजें सस्ती होती हैं, आसानी से मिलती हैं, वहीं लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। लेकिन ये चीजें अभी कुछ ही जगहों पर हैं, वो भी शुरुआती अवस्थाओं में। बड़ी चुनौती ये है कि लाखों लोगों की रोजी रोटी मरम्मत से चलती है। सरकार भले ही इसे अपना इरादा बताए, लेकिन असंगठित क्षेत्र की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में लाना, कौशल विकसित करना, पंजीकरण करना और ये सुनिश्चित करना कि वे टैक्स दें, ये आसान काम नहीं है। इन तमाम संसाधनों का लेखा जोखा रखना भी चुनौती है, लेकिन उम्मीद भी है। मैं अपने फोन का डिस्प्ले नहीं बदलूंगी क्योंकि नए फोन की 1/3 कीमत इसमें जा रही है। ये बहुत महंगा है, खासकर ये देखते हुए कि कोई गारंटी नहीं है कि नया डिस्प्ले कितना चलेगा। तो मैं इस फोन के पूरा खराब होने के बाद नया फोन खरीदूंगी। लेकिन अगर राइट टू रिपेयर आ गया तो मेरा फैसला अलग भी हो सकता है। राइट टू रिपेयर पर दुनिया भर में बहस होने लगी है और व्यापक प्रभाव भी पड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा।